हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी करने वाले हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की जो बात करें, जो खास बनाता है, तो कम से कम अगर आप 5-6 न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस से पढ़ने को हो सकता है कि कहीं मिले ऐसा। और कम से कम एक पेपर का ज़रूर अध्ययन कर रहे होंगे आप। प्रभात खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद बात करें तो हमारे जो इस सेशन को जो बहुत ही खास बनाता है वो हमारा प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का निचोड़ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर बात करें तो देखिएगा, अभी परीक्षा मंथन का जो आता है और घटना चक्र में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, उसमें हमने ऐड किया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका पहला क्वेश्चन से। क्योंकि बात यह है कि अधिकतर हम क्वेश्चन न्यूज़पेपर से ही देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारा किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक ही किताब पढ़िए, सटीक किताब पढ़िए, आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर का जो अध्ययन है आप डेली बाय डेली करें। इससे आपका पीटी का मेन दोनों होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि आपको एसे लिखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन सा, तो एसे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है, भारत को किस देश से स्पाइक, क्या कहता है, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुआ है? किससे प्राप्त हुआ है? भारत को किस देश से, कौन सा? तो देखिएगा, स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुआ है, तो ये कंट्री हो जाता है आपका इजराइल हो जाता है। क्या हो जाता है? इजराइल हो जाता है। देखिए, ये जो आप मिसाइल की जो बात कर रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि अगर पहाड़ों के पीछे कोई दुश्मन छुपा हुआ है तो उसके ठिकानों को ढूंढने में ये बहुत ही कारगर है। ठीक है, और लगभग 30 किलोमीटर के अराउंड में, या 30 किलोमीटर के अराउंड में क्या करेगा, ये ठिकानों को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, और इसे शामिल किया गया है भारत के वायुसेना में। वायुसेना में क्या किया गया है, इसे शामिल किया गया है। और बात करें कि 2 साल पहले इसे ऑर्डर किया गया था। ठीक है, 2 साल पहले इसे ऑर्डर किया गया था। एक चीज़ है, 1999 में भारत में कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय क्या था कि भारत और अमेरिका के बीच में भी संबंध अच्छे थे, और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध अच्छे थे। तो देखिएगा, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय हमारी सफलता ज़रूर मिली, क्योंकि कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा सेनाएं हमारे भारत की मर गई, क्योंकि इसके पीछे वजह था जो टेक्निक थी ना, टेक्निक जिसको बोलते हैं IRNSS की बात है, ये इसी टाइप का एक टेक्निक था जो अमेरिका ने भारत को नहीं दिया, जिसके वजह से हमें पता ही नहीं चला कि मतलब कौन सा दुश्मन किस साइड से आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा धोखा दिया था उस समय अमेरिका ने भारत को। तब भारत को ये समझ में आया कि हमारे पास भी ऐसी तकनीक होनी चाहिए। तब इसरो ने इसको स्वदेशी बनाया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट, ये हो जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था, इसको ईजाद किया था, इसका निर्माण किया था इसरो ने। तब जाकर के देखिए, आपके भारत के पास 1500 मीटर के राउंड में अगर बात कर दी जाए तो देखिए, पंछी भी पर नहीं मार सकता, इतना स्ट्रॉन्ग हमारे भारत के पास। देखिए कितना अच्छा चीज़ें आने लगी है। और ये चीज़ हुआ। अगर बात कर दें हम लोग इजराइल की, अगर बात कर दें तो इजराइल का राजधानी क्या होगा, जेरूशलम हो जाता है। इजराइल का राजधानी क्या हो जाएगा, जेरूशलम हो जाएगा। और इजराइल की अगर मुद्रा की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, नई शेकेल हो जाता है। क्या हो जाएगा, नई शेकेल हो जाएगा, नई शेकेल। अगर बात कर दिया जाए इजराइल का कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो देखिए सबसे ज़्यादा धर्म वहाँ के लोग यहूदी धर्म को मानते हैं। ठीक है, यहूदी धर्म को मानते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर बात करें इजराइल का, तो इजराइल 1948 में क्या होता है, 1948 में आज़ाद होता है। देखिए 1948 में आज़ाद होने के बाद भी पूरी दुनिया में कहा जाता किस ये समझिए कि जो ये क्या बोलते हैं अगर हम लोग देखें तो साइबर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ये विकसित कंट्री है। ठीक है, कहा जाता है कि लगभग इस कंट्री में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला ये कंट्री है। कौन सा, तो ये देखिए इजराइल है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंट्री वाला ये देश हो जाता है। और एक चीज़ और भी देखिए इजराइल के बारे में, यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक वैज्ञानिक और टेक्नीशियन की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इजराइल में क्या होता है, वैज्ञानिक की संख्या सबसे ज़्यादा, और आपको टेक्नीशियन की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। और भारत और इजराइल के बीच में संबंध बहुत ही अच्छा है।
ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो ये क्या हो जाएगा? NHAI हो जाता है आंसर इसका। इसका आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? ये हो जाएगा बी आंसर, NHAI ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड कौन सा दर्जा मिला है? कौन सा दर्जा मिला है किसको? तो वित्त मंत्रालय ONGC की बात हो रही है। ONGC को कौन सा दर्जा मिला है? तो ये देखिएगा, ये हो जाता है आपका, ये नवरत्न का दर्जा मिला है, नवरत्न का दर्जा मिला है। अगर देखा जाए तो नवरत्न की संख्या कितना हो जाती है? नवरत्न की संख्या टोटल 14 हो जाती है, और 14वां जो नवरत्न है ये हो जाएगा कौन सा? ONGC हो जाता है। 14वां ONGC हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो अभी हाल ही में महारत्न के भी एक दर्जा मिला है, वो क्या हो जाएगा? देखिए वाइल इंडिया हो जाता है, OYL। वाइल इंडिया को क्या मतलब समझिए कि ये महारत्न का दर्जा दिया गया है ऑयल इंडिया को। और बात किया जाए कि कितना नंबर का ये हो जाएगा, तो देखिए टोटल महारत्नों की संख्या आपको हो जाएगा 13 हो जाता है। ठीक है, 14 हो जाता है नवरत्न की संख्या, और 14वां क्या हो जाता है? ONGC हो जाता है। और बात करें कि महारत्नों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और नया जो बना है अभी 2023 में, वो हो जाता है वायल इंडिया को दिया गया महारत्न का दर्जा। ठीक है, वायल इंडिया को क्या किया गया? यहाँ पे देखिए महारत्न का दर्जा इसको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग ध्यान दें। कहता है कि हाल ही में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा किया गया है? 4 नंबर क्या कहता है? एक बार और देखिए, कहता है कि हाल ही में, क्या कहता है? हाल ही में भारत का पहला, जब बात होगी पहला का तो इंपॉर्टेंट होगा, पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह राज्य कौन सा होता है? केरला में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? केरल राज्य में हो जाएगा। और देखिए केरल में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो वाला क्या है? स्टेट है, और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि लड़कियों की संख्या कहीं लड़कों से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और ये होता है केरल में, और केरल में शिक्षित लोग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे होता है। अगर बात करें हम लोग ये मत्स्य पालन की, अगर ये बोला इसमें, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। अगर बिहार की बात करें कि बिहार में सर्वाधिक मछली का उत्पादन क्या होता है, तो मधुबनी हो जाता है। अगर बात करें हम लोग विश्व में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन क्या होता है, तो देखिएगा ये चीन करता है। कौन करता है? ये चीन करता है। सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन करता है? यहाँ पे चीन करता है। और बात कर दें हम लोग पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन करता है कौन करेगा? तो आंध्र प्रदेश करेगा, और बिहार में मधुबनी करता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है यहाँ पे, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कहता है कि 2023 में आंकड़ा आया, और इसमें ये कहा गया कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाएं, लड़कियाँ सबसे ज़्यादा लापता हो जाती हैं? तो ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका 5 का सी हो जाएगा। कौन सा? तो महाराष्ट्र हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि झारखंड विधानसभा में, क्या झारखंड विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा में का पेपर लीक करने वालों पर कितना जुर्माना और कैद की सज़ा का प्रावधान का विधेयक पास किया गया है? देखिए ये कम से कम टाइट तो है, और ये झारखंड की सरकार बोलती है कि हम बाहर वालों को नौकरी नहीं देंगे, हम अपना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी है किसको दिए? झारखंड को दिए हैं। और ये जो 10% जो जैसे अन्य राज्य भी करता था, और ये सीधे सीधे यहाँ की सरकार बोल रही है कि 10% अब वो भी आरक्षण हम नहीं देने वाले हैं अन्य राज्यों को। जो भी होगा हमारे झारखंड के ही वासी होंगे, और झारखंड के रहने वाले जो लोग होंगे उन्हीं के लिए सरकारी जो नौकरी है मतलब उसका मुहैया कराया जाएगा। तो इसका जो देखा जाएगा कि झारखंड में जो पेपर लीक हुआ
और लीक की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, उसके विधानसभा ने क्या किया, एक विधेयक को पारित किया, एक कानून बनाया जिसमें ये कहा गया कि लगभग 2 से 10 करोड़ रुपए जुर्माना और उम्र कैद रखी जाएगी। हालांकि इसमें कटौती किया गया है, कम किया गया है, लेकिन इसका मतलब समझिए कि जब रिपोर्ट आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। 2 से 10 करोड़ का जुर्माना होगा और उम्र कैद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा बिहार सरकार और झारखंड बिहार सरकार में कितना अंतर है। हमारा जो बिहार सरकार है बड़ी उदार है, शिक्षा जो भर्ती है उसके लिए भी उसने बहुत सारे जो हिंदी भाषी राज्य है उसको छूट दे दिया। लेकिन झारखंड को देखिए, झारखंड अपनी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देती है किसको, झारखंड वासियों को। और हाल ही की सरकार ने कहा कि जो 10% का आरक्षण हम किसी अन्य राज्य के लिए लागू किए थे उसे भी हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है 7वां नंबर कहता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है, ठीक है। देखिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला गया है, तो 7 नंबर क्या हो जाएगा, तो 7 में देखिए ये आंसर होता है आपका अबू धाबी में। कहाँ हो जाता है, अबू धाबी में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अबू धाबी में हो जाता है, क्या होता है, अबू धाबी में। और बात करें हम लोग अगर अबू धाबी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए अबू धाबी की, तो अबू धाबी देखिएगा यूएई की क्या होता है, यूएई का राजधानी होता है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो देखिए यूएई जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जो है, इसका क्या हो जाता है, इसका आपको राजधानी हो जाएगा कौन, अबू धाबी हो जाता है, ठीक है, ये राजधानी हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम लोग तो देखिएगा ओमान और सऊदी अरब जो है, ओमान और सऊदी अरब जो है, यहाँ पे देखते हैं ओमान हो जाता है, ओमान हो जाएगा, अब प्लस में सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब से क्या करता है, यह सीमा साझा करता है, ओमान और सऊदी अरब से यह सीमा साझा करता है कौन, अबू धाबी करता है, अबू धाबी। अगर यहाँ पे बात कर दे कि यहाँ की भाषा क्या हो जाएगी, तो देखिएगा अबू धाबी का भाषा हो जाता है अरबी हो जाता है, क्या हो जाएगा, अरबी हो जाएगा यहाँ पे। और अरबी में देखिएगा सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा सुन्नी मुसलमान रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, सुन्नी मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा सुन्नी मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। और ये पश्चिमी एशिया में स्थित है। अगर बात करें कि अबू धाबी कहाँ है, तो देखिएगा पश्चिम एशिया में स्थित है, ठीक है, पश्चिम एशिया में स्थित है। कुछ चीज़ें अगल बगल से पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मानते हैं अगर किसी को एटलस देखने नहीं आ रहा हो, तो बहुत सारे लोग हैं एटलस खरीद के रख देते हैं, एटलस देखने भी नहीं आता है, एटलस को पढ़ते कैसे हैं, एटलस को समझते कैसे हैं, ये बहुत ही आसान है। अगर बात करें तो डेली बाय डेली क्या करिए कि अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कंट्री का उसमें जिक्र किया जाता है, उस कंट्री को कम से कम रोज़ देखा करिए, किस में, तो एटलस में। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि 1 महीने के बाद आप एटलस अच्छी तरीके से समझने लगेंगे, क्योंकि अगर आप पहली बार एटलस खरीद के आप चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपके दिमाग में ये बातें नहीं जाएगी, ठीक है। ये अच्छा तरीका होता है, डेली बाय डेली करके देखिए, आप आराम से इस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये हो जाता है इसका। और बात करते हैं हम लोग कतर का, तो कतर का राजधानी का अगर बात किया जाए तो कतर का राजधानी क्या होता है, दोहा हो जाता है। देखिए कतर का राजधानी क्या हो जाएगा, तो कतर का राजधानी हो जाता है दोहा। अच्छा एक समय में देखिएगा, एक समय में ये कतर जो है वो ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है। देखिए एडीआर जो है, एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी किया और इसने ये कहा कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे विधायक जो है सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, करोड़पति हैं। कहाँ के हो जाएंगे, तो देखिए इसमें 8 क्या कहता है, तो देखिए ये नंबर बी हो जाता है, बी हो जाता है, यानी कि कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में विधायकों की संख्या मतलब सबसे ज़्यादा अरबपतियों में आता है, करोड़पतियों में आता है। और बात किया जाए कि सबसे गरीब जो हैं, गरीब विधायक कहाँ पे है, तो देखिएगा पश्चिम बंगाल में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, अगर गरीब विधायक की बात कर दिया जाए, गरीब विधायक का, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि सबसे अमीर यानी कि सबसे अमीर ऐसा स्टेट बताइए जहाँ के विधायक सबसे ज़्यादा अमीर है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है। और देखिए विधायकों में सबसे ज़्यादा अमीर है, उसमें दूसरा स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो दूसरा स्थान में अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाएगा, दूसरा में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ये दूसरा स्थान होता है इसका। पहला स्थान किसका होता है, कर्नाटक का हो जाता है, ठीक है। और सबसे गरीब की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा इन लोगों के यानी कि पश्चिम बंगाल में जो
जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके खाते में आपको 2,000 रुपये से भी कहीं ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात कर दिया कि कर्नाटक में जो विधायक है उनके पास 100-100 करोड़ से कहीं ज़्यादा मतलब बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इतने ज़्यादा पैसे वाले, इतने ज़्यादा अमीर आदमी हैं, ठीक है। और बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 10 ऐसे विधायक हैं जिनके पास बहुत ही अपार संपत्ति है, जिसमें लगभग 3 जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है। किसमें? तो कर्नाटक के विधायकों में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आते हैं और देखिए यही बात है कि गरीबी, एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखिए नक्सल जो वाद है, जब वाद की बात आती है तो वाद कहीं ना कहीं क्रांति से छुपा होता है। तो अगर बात कर दिया जाए तो नक्सलवाड़ी जो क्षेत्र है, जो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, वहीं से एक सामाजिक आर्थिक जो गुलामियों से झेलता हुआ जो समाज था, उसके सशक्तिकरण के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। बाद में सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा इसे दूसरे तरीके से मूवमेंट करवा दिया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसने कहीं ना कहीं गरीबी, यानी कि इसका अगर बात कर दिया तो देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अगर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर दी जाए तो देखिएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा मजदूरों को, गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को ही अपने केंद्र बिंदु में रखा है। अगर बात कर दिया जाए, अब देखिएगा जब भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है, हम पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे भाई, करंट ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो प्राथमिकता है पूंजीपति वर्गियों का होता है, करंट में जानना चाहिए सब चीज़ें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है कि जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है? 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी हो जाएगी? तो 9 का क्या आंसर होता है? 9 का 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 का 55 हो जाता है, इसमें 9 का 55 हो जाता है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अगर मोबाइल की बात कर दिया जाए, अगर बिहार में सबसे पहले मोबाइल की अगर बात कर दिया है तो यहाँ पे देखिएगा बिहार की अगर बात कर देते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहला जो मोबाइल सेवा की शुरुआत किया गया वो देखिए 2003 से स्टार्ट होता है। 2003 से एक समय था कि लोग मोबाइल से जब बतियाते थे, इतना मोटा मोटा मोटरोला ही सबका मोबाइल रहता था, तो लोग गांव से, घर से बाहर निकल करके लोग देखते कि वाह क्या बात है, ठीक है। हालांकि अगर कहा जाए कि इसका विस्तार, इसका विकास BSN वालों ने, BSN रुकिए एक मिनट, इसका जो है BSNL जो है, इसी ने इसका विस्तार किया सबसे ज़्यादा। किसमें? तो बिहार में। बिहार में अगर विस्तार की बात कर दिया जाए, इसमें विकास की अगर बात की जाए सबसे पहले मोबाइल का, तो 2003 हो जाता है और इसका सबसे पहले शुरुआत BSNL के द्वारा किया गया, ठीक है। अभी अगर बात कर दिया कि 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितना है, तो देखिए 55 हो जाता है। अगर बात कर दिया जाए कि मोबाइल पर सबसे ज़्यादा बात करने वाली कौन है, तो सबसे ज़्यादा बात करने वाली महिलाएँ हैं, ठीक है। घंटों तक बतियाते रहती हैं मोबाइल पर, और ये भी है। और इसमें अगर बात कर जाए तो हमारे बिहार का स्थान भी अव्वल ही है। चलिए कहता है कि रोहिणी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, ठीक है। रोहिणी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये क्या कहता है, 10 का अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका OBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OBC से संबंध इसका कहा जाता है, OBC से। अगर बात कर दिया जाए कि रोहिणी जो आयोग है इसका गठन कब हुआ था, तो देखिएगा इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था। किसका? रोहिणी आयोग का। रोहिणी आयोग का हुआ था, ठीक है। रोहिणी आयोग का हुआ था। और एक चीज़ देखती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखिएगा, रोहिणी आयोग का संबंध हो जाता है OBC से हो जाता है। अब देखिए संविधान में OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? देखिए OBC को आरक्षण मात्र 27% आरक्षण दिया गया। कितना दिया गया? 27% आरक्षण दिया गया। और सबसे ज़्यादा लाभ इसको किसको मिलता है? तो जनरल क्लास वालों को ही इसका सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। हालांकि अगर मंडल कमीशन की बात कर दिया जाए तो 1980 में जब मंडल कमीशन आया, 1980 में एक रिपोर्ट में उसने कहा कि लगभग 52%, कितना परसेंट? 52% आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुमान इसने क्या किया? लगाया। किसने? मंडल कमीशन ने। कितने परसेंट? 52%, क्योंकि इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो एक चीज़ और भी होता है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी ही उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है। यानी कि 27% आरक्षण का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है OBC के लिए। लेकिन मंडल कमीशन की जब बात आती है तो उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 52% होना चाहिए।
और देखिएगा, जब जातीय जनगणना हो रही है और जनगणना का कहीं रिपोर्ट अगर आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और यही वजह था कि इसको कम से कम अभी रोक करके रखा जा रहा है। ठीक है, इसका फ़ायदा और घाटा दोनों जगह मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य हो जाएगा। ठीक है, एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य हो जाएगा, क्या हो जाता है, तो ये देखिए कौन सा हो जाता है, ये कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 11 का बी होता है, 11 का बी होता है आंसर, कौन सा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या कहता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार निम्न में से कौन सा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, कौन सा 2021-22 के लिए यानी कि सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है आपका कर्नाटक हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करिए कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर हमारे भारत के लिए कौन करता है, तो सिंगापुर हो जाएगा। उसके बाद स्थान किसका आता है, तो मॉरिशस का स्थान आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए कहता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे कम भ्रष्ट देश है। सबसे कम भ्रष्ट देश की बात अगर यहाँ पे देखिए तो 12 नंबर क्या कहता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का आपका सी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाता है। क्या हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। और डेनमार्क के बारे में क्या कहा गया है, तो डेनमार्क के बारे में देखिए, डेनमार्क के बारे में क्या कहा जाता है, तो डेनमार्क के बारे में कहा गया है कि सबसे कम भ्रष्ट, क्या कहता है, सबसे कम भ्रष्ट कौन हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाला कंट्री कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट वाला कंट्री की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, सोमालिया हो जाता है। सोमालिया क्या हो जाता है, सोमालिया। और सोमालिया को पता है समुद्री लुटेरा भी कहा जाता है, समुद्री लुटेरा कहा जाता है। ठीक है, एक मूवी आया हुआ था, उस मूवी को जरूर देखिएगा, हॉलीवुड का मूवी है। ठीक है, उसमें ये इसकी कहानी, इसकी प्रॉब्लम और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि फिल्माने की कोशिश किया गया है। तो सोमालिया की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला कंट्री हो जाता है। और कहा जाए कि सबसे कम भ्रष्टाचार वाला कंट्री कौन सा हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाता है आपका डेनमार्क हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत का स्थान विश्व में कितना नंबर पे आता है, तो देखिए भारत का स्थान 180वां स्थान आता है। 180वां स्थान किसका आता है, भारत का आता है, भारत का। ठीक है, अगर बात कर दी जाए कि हमारा जो पड़ोसी कंट्री है जिससे हमेशा हम लोग युद्ध की संभावना बनाए रखते हैं, उसका स्थान है 140वां। कौन सा स्थान होता है, 140वां स्थान होता है किसका, तो पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का 140वां स्थान आता है। यानी कि देखिएगा भ्रष्टाचार में, यानी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की अगर बात कर दी जाए तो सोमालिया हो जाता है। सबसे कम भ्रष्टाचार में अगर बात करी जाए तो डेनमार्क हो जाता है। अगर भारत का स्थान कह दिया जाए कि भारत का स्थान भ्रष्टाचार में कितने नंबर पे आता है, तो 180वां स्थान पे आता है। और बात कर दिया जाए कि पाकिस्तान का कितने नंबर पे आता है, तो ये हो जाएगा 140वां स्थान आता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है कि भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की बात कर दिया। ठीक है, कैसा, तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस राज्य में क्या है, किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे देखिए बाजरा अनुसंधान की बात कर दिया, ये 13 नंबर सवाल हो जाएगा। और 13 में क्या होता है, तो ये देखिए ये होता है तेलंगाना। क्या हो जाएगा, ये कंट्री हो जाता है तेलंगाना, कंट्री हो जाता है। कौन सा, तो तेलंगाना कंट्री हो जाता है। देखिए कहते हैं कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान निम्न से किस राज्य में स्थित है, तो क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर बाजरा अगर देखा जाए कि भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कौन करता है, अगर सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन कहा जाए तो कौन हो जाएगा, तो सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान करता है। और राजस्थान के बाद ही महाराष्ट्र करता है। अगर बाजरा की बात कर दिया जाए यहाँ पे बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो देखिए राजस्थान करता है। कौन सा करता है, राजस्थान करता है। और उसके बाद अगर द्वितीय स्थान बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का स्थान हो जाता है। यहाँ पे किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का स्थान हो जाता है। इसी तरीके से अगर मछली के उत्पादन की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा, अगर जैसे आंध्र प्रदेश की बात कर दी जाए तो आंध्र प्रदेश में देखिएगा मछली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या होता है, मछली का उत्पादन आपको सर्वाधिक मिलेगा। अगर बात कर दी जाए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो आम के उत्पादन में देखिए उत्तर प्रदेश है, तो क्या हो जाएगा, आम के उत्पादन में सर्वाधिक हो जाता है। और बात करें हम लोग कर्नाटक का, तो कर्नाटक में सूरजमुखी जो है, सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है।
कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यापार पुनर्वित्तपोषण के लिए निम्न में से किस बैंक की सहायक संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है? क्या हो जाएगा? तो ये देखिए 14 का इसका आंसर हो जाता है एग्जिम बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो 14 का बी होता है एग्जिम बैंक हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यापार पुनर्वित्तपोषण के लिए निम्न में से किस बैंक की सहायक संस्था की स्थापना की घोषणा की गई है? किसके लिए? तो एग्जिम बैंक के लिए। ठीक है, एग्जिम बैंक हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइनुल आली ने टेस्ट क्रिकेट से क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कौन ऐसा क्रिकेटर है भाई, किस कंट्री का, जिसने संन्यास लेने की मतलब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो क्या हो जाएगा? यह कंट्री किस कंट्री का है? तो ये इंग्लैंड का हो जाता है। किसका हो जाता है? इंग्लैंड का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है कि किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइनुल आली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? वो देश का नाम है इंग्लैंड। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? इंग्लैंड नाम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा इसमें? तो ये देखिए जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। किसको? इसका बी आंसर होता है, जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है। क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल आईपीसी का नया जो अध्यक्ष है किसको नियुक्त किया गया है? तो जेम्स फर्ग्यूसन को नियुक्त किया गया है, जेम्स फर्ग्यूसन को। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में किस देश को हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रुबेला मुक्त घोषित किया है? रुबेला मुक्त घोषित किया है। तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर ए और बी हो जाता है। कौन कौन? तिमोर लेस्टे हो जाएगा और भूटान हो जाता है। क्या हो जाएगा? तिमोर लेस्टे और भूटान हो जाता है। अगर बात करें हम लोग रुबेला का, तो देखिएगा यह वायरस जनित रोग है। ये रुबेला की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा यह वायरस जनित रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह वायरस जनित रोग हो जाएगा। और देखिए यह खास करके बच्चों में देखा जाता है, खास करके बच्चों में देखा जाता है। अगर बात कर दे तो एक दूसरे से फैलता है ये, खास करके खांसने और छींकने से यह बीमारी जल्दी फैल जाती है और युवाओं में भी, वयस्कों में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, और गला और बलगम से संबंधित ये रोग सबसे ज़्यादा ये हो जाता है एक दूसरे में। और ये वायरस जनित क्या हो जाएगा? वायरस जनित ये मतलब जनित रोग हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसको जर्मन खासरा के नाम से भी जाता है। अगर जर्मनी की बात कर दिया जाए तो जर्मनी में इसे जर्मन खासरा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मन खासरा। ठीक है, जर्मन खासरा के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? जर्मन खासरा को नाम से जानते हैं। और इसका एक और नाम है 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक रोग हो जाता है, रुबेला मुक्त जो है। हालांकि अगर कहा जाए कि 2023 के लास्ट में भारत का लक्ष्य है कि इसको ख़त्म कर देने का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कहता है 18 नंबर कहता है कि 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 18 नंबर क्या कहता है? तो 18 नंबर का आंसर क्या होता है? ये बी हो जाएगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा? तो 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, कौन करता है? तो भारत करेगा। अगर बात कर दिया जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है, तो कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? तो ये ब्राज़ील हो जाता है, ब्राज़ील। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। अच्छा, एक चीज़ याद आया, एक देखा है कि दक्षिण अमेरिका में यानी कि ब्राज़ील में एक महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही थी पार्लियामेंट में। सोचिए कितना ब्रेन उन लोगों का डेवलप होगा। अगर यही चीज़ें भारत में हो जाए तो पता नहीं अश्लील क्या लोग कह देंगे। ठीक है, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। अगर बात कर दिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो क्या हो जाएगा? ये ब्राज़ील में होता है। कौन करता है? ब्राज़ील करता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का अगर उत्पादन की बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। और कौन सा कॉफ़ी? तो देखिए अरेबिका जो कॉफ़ी है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अरेबिका कॉफ़ी पीना चाहिए स्टूडेंट लोगों को, ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्रेन, जैसे मान लिया जाए कि किसी को ज़्यादा नींद आ रहा हो
तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए कॉफ़ी बहुत ही अच्छा चीज़ माना जाता है। कॉफ़ी पीजिए, आराम से बैठ के 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए। जब लगे कि हमको ज़बरदस्ती पढ़ना है और थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा हरकत चाहिए दिमाग में, तो एक कप कॉफ़ी बनाइए और फिर बैठ के पीजिए। हम लोग दिल्ली में थे तो इसका एक रूटीन था। समझिए कि हमारे सीनियर लोग जो बैठ जाते थे, फिर उसके बाद एकदम कॉफ़ी और मट्ठी वहाँ पे चलता था, सबसे ज़्यादा चाय मट्ठी। तो देखिए वहाँ पे हम लोग एकदम बैठ करके लोग आईएएस तक बन गए। ऐसे भी अभी चल ही रहा है पढ़ाई वढ़ाई, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी खूब दम लगा के पढ़िए, पूरा मेहनत करिए। 69 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम वक्त है, और कोशिश करिए कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो सके। और करंट अफेयर्स का बेहतर तैयारी के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर का अध्ययन करना ज़रूरी है। सटीक किताबें पढ़िए, ज़्यादा किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। यानी कि किताबों का संग्रह ज़्यादा मत करिए, कम किताबें हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करिए, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और कोई भी, मैं एक बात और भी बताता हूँ कि हमारे पढ़ाने से आप कंप्लीट नहीं करेंगे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। कोई भी किताबें या कोई भी संस्था या कोई भी टीचर को दोष देने से अच्छा है पहले खुद को देखिए। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप बनते हैं तो ये आप ही बन सकते हैं। कोई भी आदमी, अगर आप सफल होते हैं तो उसके पीछे आपका मेहनत, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो उसके पीछे आपका कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो ये हो जाता है, ये होता है आपके साथ। अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और एकदम गधा की तरह भी मेहनत मत करिए। गधा की तरह मेहनत करने वाला सिर्फ गधा ही बनता है। इंटेलिजेंट की तरह, मतलब कहने का मतलब है कि तकनीक हो, समझिए कि नई नई तकनीक हो, कुछ ऐसा मतलब ईजाद किया हुआ चीज़ है, जो फार्मूला है, जो लोग सफल हो जाते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। किताब सटीक होनी चाहिए, आपको गाइडलाइन करने वाला व्यक्ति सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होता। अगर आपने ठान लिया तो कोई भी, समझिए कि उसे रोक नहीं सकता। आप उसे हासिल करेंगे तो करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाता है। अगर हम लोग कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करेगा, तो ब्राज़ील हो जाता है। अगर भारत की बात कर दिया जाए तो कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, और इसमें अरेबिका का स्थान सबसे ज़्यादा कहा जाता है। अगर बात कर दें हम लोग तो दूसरा स्थान सबसे ज़्यादा किसका है, देखिए कॉफ़ी उत्पादन में दूसरा स्थान आपका केरल का आता है। किसका, तो केरल का स्थान हो जाता है, केरल का, ठीक है। और बात कर दिया जाए हम लोग यहाँ पे, अगर बात कर दी जाए तो उसके बाद किसका हो जाता है, तो उसके बाद हो जाता है तीसरा स्थान तमिलनाडु का, ठीक है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का स्थान यहाँ पे आ जाता है। किसमें, तो सबसे ज़्यादा देखिएगा तीसरा सबसे बड़ा। एक चीज़ और भी देखते हैं, अगर कॉफ़ी के उत्पादन में और निर्यात की बात कर दिया जाए तो हमारे भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है, तीसरा स्थान हो जाता है। और कॉफ़ी पीना चाहिए, अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है कि केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो देखिएगा ये 19 का क्या हो जाता है, ये 19 का आपको सी हो जाता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार हमारे बिहार में कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉलेज खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है। मीडिया संगठन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, डीडी इंडिया हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर क्या होता है, डीडी इंडिया हो जाएगा। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है, तो डीडी इंडिया हो जाता है। क्या हो जाता है, डीडी इंडिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य लेबल लगाने वाला पहला देश बन गया है, ये पूछा जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है आपका 21 नंबर सवाल, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य लेबल लगाने वाला पहला देश बन गया, तो कौन हो जाएगा, तो 21 का आंसर क्या होता है, ये देखिए आयरलैंड हो जाता है, आयरलैंड हो जाता है। एक चीज़ और भी देखिए, अगर शराबों की बात हो गई तो थोड़ा सा और जानिए। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे महंगा जो शराब बनता है वो फ्रांस में बनता है। हालांकि फ्रांस की राजधानी को
पेरिस कहा जाता है और पेरिस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। और फ्रांस की बात करें तो यहाँ पे सबसे महंगा शराब मिलता है, सबसे महंगा शराब यहाँ पे यहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए कि कौन ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे सस्ता शराब मिलता है, तो देखिए सबसे सस्ता शराब आपको मिलेगा कंबोडिया में। कहाँ मिलेगा? तो देखिए कंबोडिया में सबसे सस्ता मिलता है। और कहा जाता है कि लोग खेल की तरह यहाँ पे क्या करते हैं, बियर पीते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बियर पीते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सबसे अधिक बिकने वाली जो शराब है, अगर मैं भारत की बात करूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी शराब बिकती है, तो देखिएगा विस्की है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग पीने वाले जो लोग हैं वो कौन सा है, विस्की है। देखिए विस्की है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब पिया जाता है। अगर हम लोग भारत में हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा और भी देख लीजिए। भारत में देखिएगा सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला कौन सा राज्य है। अगर बात किया जाए कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं, सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला, तो देखिएगा ये जो स्टेट है ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात कर दिए हम लोग का द्वितीय स्थान जो सिक्किम का आता है, वहाँ पे 16% से कहीं ज़्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। कहाँ पे? तो सिक्किम में। क्या हो जाता है, सिक्किम में सबसे ज़्यादा मतलब महिलाएं लगभग 16% से कहीं ज़्यादा आबादी जो है वो शराब पीती है, वहाँ की महिलाएं पीती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर बात कर दे एक चीज़ और की भी बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो देखिएगा हमने ये कहा कि सबसे ज़्यादा शराब मतलब समझिए कि भारत में विस्की ही बिका जाता है। अगर हमने ये कहा कि सबसे ज़्यादा जो पुरानी शराबें हैं, जो पुराने शराब जो है उसका कीमत सबसे ज़्यादा लगता है। हाँ, एक चीज़ और भी कहा जाता है कि शराब जितना पुराना होता है नशा उतना ही चढ़ता है। ठीक है, और एक कहावत भी है, यानी कि एक रंग फिल्म में एक डायलॉग था, नशे शराब में होती तो नाचती बोतल। ठीक है, शराब में ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है नहीं पता लेकिन लोग उसमें डूब जाते हैं। ये मतलब समझिए कि ठीक ठाक ही बात है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है यहाँ पे कि बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया। क्या होता है, किस शहर में शुरू किया गया? तो ये क्या होता है, देखिए बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस राज्य में स्थापित किया गया। तो देखिए ये 22 का सवाल है। 22 का सवाल क्या कहता है, तो ये हो जाता है बेंगलुरु में। क्या हो जाता है, तो देखिए बेंगलुरु में इसका मतलब समझिए कि शुरुआत किया जाता है। कहता है कि बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया, तो ये हो जाता है बेंगलुरु। जब भी ये सब प्रश्न जो आ रहे हैं बहुत ही वीवीआई है, ताकि हम इसलिए कह रहे हैं कि आप एक बार ज़रूर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तब तो ठीक ही है, कम से कम प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल भी पढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको वहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर ही तो घटना चक्र बोले या प्रतियोगिता दर्पण बोले या क्रॉनिकल बोले, यहीं से ये लोग अपना संदर्भ लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक मटेरियल अगर की बात कर दिया जाए तो न्यूज़पेपर में मिलता है, इससे ज़्यादा कहाँ मिलेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है यहाँ पे, तो देखिए कौन सा स्थान मिल जाएगा, तो 127वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान, तो 127वां स्थान मिला है। ठीक है, कहता है कि हाल ही में जारी कौन सा, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान हो जाएगा, 127 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा 127। अगर बात कर दे यहाँ पे कि पहला स्थान किसको मिला है, अगर बात कर दिया तो देखिए पहला स्थान किसको मिला है, तो ये हो जाएगा आइसलैंड हो जाता है। आइसलैंड हो जाता है। ठीक है, आइसलैंड कहा जाता है कि आइसलैंड ने लगभग 90% से कहीं ज़्यादा लैंगिक असमानता को दूर करने का कोशिश किया है। हमारे भारत में लैंगिक असमानता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अंतर मिलता है। कहीं ना कहीं बेटा और बेटियों के बीच में जो विभेद होता है, जो अंतर होता है, सबसे ज़्यादा भारत में कहीं ना कहीं देखिएगा 127वां आता है। बहुत ही ख़राब स्थिति, अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, और यही वजह होता है कि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को भी मिल जाता है। जब तक इन दोनों के बीच में असमानता खत्म नहीं होती है, हम कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में राज नहीं कर पाएंगे, और दुनिया के सामने अपने आप को विश्व गुरु की जो छवि है उसे हम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के समान नहीं चल पाती, तब तक हमारा देश जो भारत है वो भारत की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और देखिए आइसलैंड ने 90% से कहीं ज़्यादा दोनों के बीच में विभेद को क्या कर दिया, कम कर दिया, एकदम अंतर को कम कर दिया। यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग अपने बेटियों के साथ एकदम अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर बेटियाँ पैदा अगर हो जाएं
तो बट मतलब समझिए कि बेटों की तरह खाना नहीं खिलाया जाता, बेटों की तरह उनको सेवा नहीं किया जाता, बेटों की तरह उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं किया जाता, बेटों की तरह उनके साथ शिक्षा नहीं दी जाती, बेटों की तरह जिस तरह से संपत्ति में अधिकार होता है उस तरीके से नहीं दिया जाता। ये सारे अधिकार उनके पास है। और बेटों की जो आज़ादी होती है उतनी आज़ादी बेटियों के पास भी नहीं है। बेटियों को हमेशा क्या करना पड़ता है, बहुत सारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये तब तक होगा जब तक अगर भारत नहीं चाहेगा, भारत का समाज नहीं चाहेगा, तब तक ये अंतर बना ही रह जाएगा। और ये अंतर बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब अंतर है। पूरी दुनिया में छवि जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है वो आइसलैंड का सबसे बेहतर दिखा रहा है। और भारत की अगर स्थिति की बात कर दिए तो 127वां आपको अच्छा प्रदर्शन नहीं है। ठीक है, इसका प्रदर्शन क्या हो जाएगा। और ये देखिए 146 टोटल कंट्रियों की बात कर दी जाए तो 146 देश हो जाता है। कौन सा देश हो जाता है, 146 देश में 127वां स्थान आपका किसका आता है। तो 127वां स्थान किसका आता है, भारत का 127वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि हाल ही में वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के 61वें संस्करण में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है। भाई थोड़ा सा टाइपिंग में ये दिक्कत हो जाता है, सुपर कंप्यूटर की जो बात होती है यहाँ पे तो थोड़ा सा लिखने में ये हो जा रहा है। तो सुपर कंप्यूटर की ये मतलब समझिए कि स्थान मिला है तो कौन सा हो जाएगा, तो 24 का ये देखिएगा डी आंसर होता है, एरावत हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, डी एरावत हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि हाल ही में माने वैश्विक सुपर कंप्यूटर के 61वें संस्करण में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला, तो क्या हो जाता है, एरावत हो जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो देखिए परम 8000 नाम है, परम 8000 क्या नाम है, परम 8000। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है क्या है, परम 8000। और इसको पता है कब विकसित किया गया, इसको 1991 में विकसित किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा 1991 में विकसित किया गया। और पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 8000। ठीक है, परम 8000। चलिए अगला देखते हैं। अगला और लास्ट जो प्रश्न है हमारा ये है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है। विजेता कौन बना है, तो यहाँ पे एक बार देख ले। कहता है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है। तो विजेता की अगर बात कर दी जाए तो कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होता है, ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाता है। और बात किया जाए कि उप विजेता कौन हो जाएगा, तो उप विजेता कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। उप विजेता कौन हो जाता है, भारत हो जाता है। और विजेता कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इसका खेल कहाँ हुआ था, तो देखिए लंदन में इसका खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा सेशन अगर आपको बहुत पसंद आता है तो इसको शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। और आप लोग बहुत अच्छा तरीके से इसका स्टडी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप अपने तैयारी को काफ़ी ज़ोर शोर से मतलब लगे हुए हैं। और मेरा ये लगता है कि कम से कम आप करंट अफेयर्स में अगर 28, 29, 30 अगर प्रश्न बनाना है तो ज़्यादा किताबों का अध्ययन नहीं, बस मात्र अगर आपके पास अगर अनुभव पहले से है तब तो ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर डेली का न्यूज़पेपर अगर आप ना पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हर महीने के अगर सितंबर 2023 में अगर एग्ज़ाम हो रही है, 2023 में हो रही है तो सितंबर 2022 से आपको प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन करना ज़रूरी है। ठीक है, 1 साल का कम से कम अध्ययन कर लीजिए और न्यूज़पेपर का डेली बाय डेली अध्ययन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको।